वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैंपस डॉट पी के। आज हम लोग जो है वो नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे एमडी कैट बायोलॉजी का। कल हमने प्रोटीन स्टार्ट किया था स्टूडेंट्स, ठीक है। चूँकि टाइम कम था इसलिए प्रोटीन कल कंप्लीट नहीं हो सका था। सो आज हम प्रोटीन्स को भी कंप्लीट करेंगे और एक आध टॉपिक और जो है वो ऐड करेंगे ताकि जो है वो हमारा मैक्सिमम पोर्शन जो है वो कवर हो जाए। सो आज मैं एक चीज़ आप लोगों को क्लियर कर दूं। स्पीड का जो इशू कुछ बच्चे शेयर करते हैं कि स्पीड कम है या ज़्यादा है। तीन तरह के स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे। कुछ जो है वो ये कहते हैं कि जी स्पीड कम है, कुछ कहते हैं स्पीड जो है वो ज़्यादा है, और कुछ जो है वो ये कहते हैं कि स्पीड ठीक है। तो जो तो कहते हैं ना ठीक है वो बहुत अच्छे बच्चे हैं। जो कहते हैं जी स्पीड कम है तो उनको मैं बता दूं स्पीड कम नहीं है। तमाम सिलेबस के टॉपिक्स को डिवाइड कर दिया हुआ है, तो उसके हिसाब से हम चल रहे हैं। कल का लेक्चर वैसे तो सिर्फ डिस्कशन का ही था, वो मैंने जानबूझ के प्रोटीन का जो है का टॉपिक स्टार्ट किया, वरना कल का पूरा लेक्चर डिस्कशन का ही था। और जो ये कहते हैं कि स्पीड बहुत तेज़ है, हाँ, वो ये सुन लें कि इससे कम अगर हम स्पीड करेंगे तो फिर हम जो है वो सही तरह सिलेबस को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। विद इन द टाइम हमारे टॉपिक्स रह जाएंगे। सो जो ये स्पीड चल रही है बिल्कुल ठीक स्पीड है। आगे कुछ चैप्टर्स ऐसे आएंगे जो एक दिन में एक चैप्टर वाले भी हैं, तो उस दिन आप लोगों ने परेशान नहीं होना। वो ऐसा रहेगा जैसे एक दिन में एक चैप्टर कर दिया, लेकिन वो थोड़ा सा ही होगा। स्टूडेंट्स, आप लोगों को लेक्चर शो हो रहा है या नहीं हो रहा? कमिंग सून ही आ रहा है, इधर सामने शो क्यों नहीं हो रहा अब तक? वाई इट इज स्टिल कमिंग सून? जरा चेक करें। ये नहीं है कि बच्चों को शो नहीं हो रहा लेक्चर, ऐसे ही है। लेक्चर शो नहीं हो रहा जी, कमिंग सून है अभी तक। अभी तक इसको ठीक कर देते हैं। अभी तक कमिंग सून आ रहा है। दोबारा पढ़ाना पड़ेगा स्टार्ट। हाँ जी स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम। उम्मीद है तमाम लोग खैरियत से होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे। जल्दी से क्लास ज्वाइन कर लें ताकि जो है हम इस लेक्चर को स्टार्ट कर सके। आज हमारा नेक्स्ट बायोलॉजी का लेक्चर प्रोटीन्स के बारे में है। अभी आपको थोड़ी देर बाद मैं एक मज़े की बात भी बताऊंगा कि आज हुआ क्या है, ठीक है। हाँ जी स्टूडेंट्स, ज्वाइन हो जाएं सारे जल्दी से। यू हैव ओनली 1 मिनट टू ज्वाइन। फिर हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं आज का। कुछ चीज़ें जो है वो मैंने पढ़ा दी हैं पहले से, लेकिन आपकी क्लास ज्वाइन नहीं हुई थी। अब मुझे वो चीज़ें दोबारा पढ़ानी पड़ेंगी। कोई बात नहीं। चलेंगे स्टूडेंट, जल्दी जल्दी आ जाएं, फिर हम लेक्चर जो है वो स्टार्ट करने लगे हैं। बिल्कुल भी जो है वो टाइम नहीं है। हाँ जी, अवैध साहब पूछ रहे हैं, पहले बात बता दें। कौन सी बात जी? जल्दी से कौन सी बात बतानी है? कोई आपका क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अभी तक जो है वो सारे बच्चे लाइव नहीं हुए, जल्दी से लाइव हो जाएं। जो बच्चे लाइव आ चुके हुए हैं इन तमाम को मेरी तरफ से वेरी वेरी एंड वेरी वार्म वेलकम। उम्मीद है एंजॉय कर रहे होंगे, खैरियत से होंगे, खेल रहे होंगे। चलें जी, 70 स्टूडेंट्स ऑलमोस्ट हो चुके हैं। बाकी बच्चे भी मुझे लगता है अभी ज्वाइन कर रहे हैं। जल्दी से ज्वाइन कर लें। अच्छा जी सर, अब कैसे हैं आप? अब कैसे हैं जी? मैं जो है आज वेल फील नहीं कर रहा हूँ। कल से ज़्यादा तबीयत ख़राब है मेरी आज, लेकिन उम्मीद है आज का लेक्चर हम कवर कर लेंगे, ठीक है। अच्छा जी स्टूडेंट, ठीक है जी। ये अवैध साहब क्या फरमा रहे हैं कल के लिए? कोई बात नहीं, ठीक है। चलें जी, मेरा ख्याल है काफ़ी लोग जो है वो ज्वाइन कर चुके हैं। हमें अपना लेक्चर जो है वो स्टार्ट करना चाहिए। तो मैंने आपको स्टार्ट में कहा था कि लेक्चर स्टार्ट होते हैं, फिर मैं आपको एक मज़े की बात बताऊंगा। हमें अभी जो हमारा सेशन स्टार्ट हुआ है ना एमडी कैट का स्टूडेंट्स, इसमें ना तीन तरह के स्टूडेंट्स हैं। एक वो स्टूडेंट्स हैं जो बिल्कुल टीचर्स पे डिपेंड करते हैं, जो टीचर्स कहते हैं वही काम कर रहे हैं, और
जो गाइडलाइन उनको टीचर्स की तरफ से मिलती है, जो वो पढ़ाते हैं वो उसी को फॉलो कर रहे हैं। एक स्टूडेंट ऐसे हैं, दूसरी कैटेगरी ऐसी है जिनको लगता है कि हम जो है ना बहुत कम पढ़ रहे हैं, हमें ज़्यादा पढ़ना चाहिए, टीचर्स कम पढ़ाते हैं, ठीक है। ये थोड़े से बच्चे हैं, ये थोड़े से बच्चे हैं। और थोड़े से बच्चे ऐसे भी हैं जिनको ऐसा लगता है टीचर बहुत ज़्यादा पढ़ाई जा रहे हैं, पढ़ाई जा रहे हैं, ठीक है, हमें बहुत ज़्यादा फास्ट पढ़ाया जा रहा है। ये तीसरी कैटेगरी के जो है ना स्टूडेंट्स हैं। तो इन तीनों बच्चों से आज मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि ये जो सेशन है ना, ये एमडी कैट का है। ये मैक्सिमम 3 माह का सेशन होता है। जो कोर्स आपने 2 साल में पढ़ा है वो आपको 3 माह में पढ़ाया जाता है। अब जो कैटेगरी ये कहती है ना कि हमें बहुत आहिस्ता पढ़ाया जा रहा है, तो वो कैटेगरी भी सुन ले कि जो आप लोगों का कोर्स है उसको 3 माह के कोर्स में टेस्ट सेशन समेत डिवाइड कर दिया है, तो उस हिसाब से ही उसको लेके जाया जा रहा है प्लान के मुताबिक। फिर उसमें कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो एक लेक्चर में जो है वो ख़त्म हो जाएंगे, तो वो भी हमने ज़हन में रखे हुए हैं। ये चैप्टर स्ट्रक्चर वाला है तो इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, इसलिए हर टीचर ने अपने सब्जेक्ट को डिवाइड किया हुआ है कि जो स्ट्रक्चर्स वाले चैप्टर हैं, जिस तरह मैंने किया है, स्ट्रक्चर्स वाले चैप्टर्स पर टाइम ज़्यादा जो है वो लगाना है, सिंपल चैप्टर्स पर टाइम कम लगाना है। तो इसलिए आपको इस तरह की चीज़ें जो है वो फिर, लेकिन ये फर्स्ट टाइम होता है। जिन लोगों ने पहले से एमडी कैट पढ़ा हुआ उनको पता है, कुछ चैप्टर्स ऐसे भी होते हैं जो एक दिन में एक चैप्टर पूरा खत्म हो जाता है, वो इजी होते हैं। और स्ट्रक्चर वाले चैप्टर्स पे थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है। वो हर टीचर की अपनी मर्जी होती है कि वो किस चैप्टर पे टाइम ज़्यादा लगाना चाहता है। और जो ये समझ रहे हैं कि वो थर्ड कैटेगरी कि बहुत ज़्यादा फास्ट पढ़ाया जा रहा है, वो सुन लें कि बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं पढ़ाया जा रहा, क्योंकि 2 साल वाला सिलेबस 3 माह में पढ़ाने के लिए थोड़ी स्पीड तो तेज़ करनी पड़ती है ना। सो कॉन्सेप्ट वाइज थोड़ा सा तेज़ ही पढ़ाया जाता है, इसलिए जो टीचर पढ़ा रहे हैं, जैसे पढ़ा रहे हैं बिल्कुल ठीक पढ़ा रहे हैं, इसी तरह प्लानिंग के मुताबिक पढ़ा रहे हैं। हर चीज़ प्री प्लान्ड होती है, उसके मुताबिक चलाया जा रहा है। सो आप लोगों ने परेशान नहीं होना। अब मुझे पता था कि जो मेरी जो तबीयत है वो ख़राब हुई है, परसों हुई थी, तो मुझे पता मेरे अगले 2 लेक्चर जो है ना वो पूरे फुल फ्लेज नहीं होंगे। तो मैंने क्या किया, जो कल का वर्कशीट, जो कल का टेस्ट डिस्कशन वाला डे था, उसमें मैंने आधी प्रोटीन पढ़ा दी। वो मैंने अपना टाइम बचा लिया। हालांकि शेड्यूल के मुताबिक, प्लान के मुताबिक कल टेस्ट डिस्कशन का डे था, तो मैंने आधे टाइम में जल्दी जल्दी टेस्ट डिस्कशन करके आधी प्रोटीन पढ़ा दी, ताकि मुझे नेक्स्ट लेक्चर में ज़्यादा ना पढ़ाना पड़े और टाइम जो है ना वो सेव हो जाए, ठीक है। तो अब इसमें मज़े की बात क्या है, इसमें मज़े की बात वो पहले और तीसरे स्टूडेंट्स की है जो अपने आप को बहुत ज़्यादा मिनिस्टर समझ रहे हैं। उनमें वो सारे नहीं है, 2-4 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अपने आप को मिनिस्टर इसलिए समझते हैं, वो टीचर्स को गाइड कर रहे होते हैं, सर ज़्यादा पढ़ाया करें, सर कम पढ़ाया करें। सो उनके लिए मज़े का पॉइंट मेरे ज़हन में आया कि वो क्या कहते हैं, चलें रहने दें, ज़्यादा लंबी चौड़ी बात हो जाएगी। खैर शॉर्ट सी बात ये थी कि मतलब अपनी अपनी उसका ना मेरे ज़हन में एक मुहावरा ज़हन में आया था, वो निकल गया। वो एक्चुअली बहुत मज़े का मुहावरा था कि आप टीचर्स को राय दे रहे, ये कर लें, वो कह रहा है ये कर लें, वो कह रहा है ये कर लें, इसका मतलब फिर पढ़ाई छोड़ देते हैं, ठीक है। ऐसे ही होता है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं हूँ तो अब मुझे जो है ना कुछ स्टूडेंट्स जो हैं, जो जो मिनिस्टर्स हैं ना, जो मिनिस्टर स्टूडेंट्स हैं, वो पता क्या कहते हैं, ये कहता है जी इस चैप्टर को इस तरह से पढ़ाएं, इतने दिन में ख़त्म कर लें। अब दूसरा मिनिस्टर जो उससे बड़ा मिनिस्टर है वो कहता है नहीं नहीं, इतने दिन में नहीं ख़त्म करना, इसको इतने दिन में ख़त्म करना है, ठीक है। फिर तीसरा मिनिस्टर, सबसे बड़ा मिनिस्टर आता है, वो कहता है इसको 1 दिन में ख़त्म कर देना है। ये तो बहुत आसान है। 3 मिनिस्टर आ गए, 3 मुख्तलिफ बातें। अब जो है मैं किस मिनिस्टर की बात बनूं, इसलिए फिर मैं ये सोचता हूँ कि जो मिनिस्टर्स हैं वो अपनी अपनी बात अपने पास रखें, जो टीचर ने शेड्यूल बना वो उसके मुताबिक ही पढ़ाएगा, ठीक है जी। अच्छा जी, सर मुझे लगा मजे की बात आप शादी करने लगे। अरे यार हसन साहब, क्या हो गया आपको? अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एक बेटा भी है। आप अब कह रहे हैं शादी करने लगे हैं। हाँ, दूसरी की बात अलग है, अल्लाह माफ करे, ऐसे नहीं मुझे घर से निकलवाना है आपने, ठीक है। तो एक शादी होते हुए दूसरी शादी का सोच भी नहीं सकता इंसान, ठीक है।
चलें जी। सर वो लोग हैं जो पहले एमडी कैट दे चुके हैं। नहीं 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 नहीं, मजिस्टर बनने के लिए जरूरी नहीं है कि वो रिपीटर हो। ये ना एक पाकिस्तानी स्टूडेंट के अंदर, पाकिस्तानी होने के नाते ना एक वो चीज होती है कि हम सबको मशवरे देंगे और खुद किसी मशवरे पे अमल नहीं करेंगे, ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं। ठीक है जी। तो मेरे वजह सबसे चहीते स्टूडेंट्स भी होते हैं इस तरह के, जो मेरे साथ इस तरह की बातें करते हैं, तो फिर मैं उनकी बेइज्जती भी ज़्यादा करता हूँ, इसलिए फिर जो है ना वो मुझे अच्छे भी लगते हैं। ठीक है, तो परेशान नहीं होना। इन मिनिस्टर्स को मैंने अपने कंट्रोल में रखना है और ये मेरे सबसे अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं, क्योंकि मैं इनकी मानता तो हूँ नहीं। क्यों जी? चलें जी, स्टार्ट करते हैं जी। आज हमने प्रोटीन का स्ट्रक्चर स्टार्ट करना है बच्चों। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दुआ करें हम जो है ना इसको अच्छे से समझ पाएं। प्रोटीन का स्ट्रक्चर समझने से पहले आपको एक बात मैंने कल बताई थी कि प्रोटीन अमीनो एसिड की बनी हुई होती है। अब कुछ प्रोटीन्स ऐसी होती हैं जो सीधी सीधी चेन पे मुश्तमिल होती हैं, कुछ जो है ना वो फोल्ड हुई होती हैं, कुछ कैसी होती हैं, क्योंकि हमारी बॉडी में जो सबसे ज़्यादा फंक्शंस होते हैं ना वो प्रोटीन नहीं करने होते हैं। सबसे मज़े की बात यह है कि ऑलमोस्ट 10,000 प्रोटीन्स हैं, 10,000 प्रोटीन्स हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होती हैं, और वो जिन अमीनो एसिड से मिलकर बनी है उनकी तादाद कितनी है? 20। हाउ इज इट पॉसिबल कि 10,000? चले अब मैंने गपशप लगा ली, 5 मिनट जो है वो गपशप के होते हैं, अच्छी बात, अब जरा इंटरेक्शन बढ़ती है। तो अब आप लोगों ने कमेंटिंग स्टॉप कर देनी है। ओके, एवरीबॉडी स्टॉप कमेंटिंग। वेरी गुड, अच्छे बच्चों की तरह। ठीक है, मैंने मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, सारे मिनिस्टर जो है ना कमेंटिंग बंद कर दें। अच्छा जी, तो मैं आपको बता रहा था कि 10,000 प्रोटीन है और 10,000 प्रोटीन उन्हीं 20 अमीनो एसिड से मिलकर बनी हुई है। ऐसा कैसे हो सकता है? और हर प्रोटीन का स्ट्रक्चर डिफरेंट है, फंक्शन डिफरेंट है। ऐसा कैसे हो गया? ऐसा ऐसे हो गया कि प्रोटीन के अंदर जो अमीनो एसिड्स होते हैं, इन अमीनो एसिड की तादाद और इन अमीनो एसिड का सीक्वेंस डिफरेंट होता है। मीन तादाद डिफरेंट होगी, प्रोटीन बदल जाएगी। सीक्वेंस बदलेगा तो प्रोटीन बदल जाएगी। मसलन हमारे पास 3 अमीनो एसिड हैं जिनको मैं अल्फाबेट कहता हूँ। एक अमीनो एसिड ए है, एक एन है, एक और ए है और एक एस है। अब ये जो नाम बना आपके सामने, ये अनस बन गया। क्या बन गया? अनस। अगर मैं इन अमीनो एसिड्स के सीक्वेंस को चेंज कर दूं, एस पहले लगा दूं, ए बाद में लगाऊं, फिर एन लगाऊं, फिर ए लगाऊं, अब ये नाम क्या बन गया? सना बन गया। अल्फाबेट्स वही है ना, तरतीब चेंज की, तरतीब चेंज होते ही क्या हुआ? नाम चेंज हो गया। इसी तरह जब अमीनो एसिड की तरतीब बदलती है, सीक्वेंस बदलता है, तो प्रोटीन बदल जाती है। तादाद बदलेंगे तो भी प्रोटीन बदल जाएगी। इस तरह 20 अमीनो एसिड्स मुख्तलिफ कॉम्बिनेशंस में अरेंज होकर 10,000 किस्म की प्रोटीन बना सकते हैं। 10,000 किस्म की प्रोटीन। तादाद बदलती जाएगी, सीक्वेंस तरतीब बदलती जाएगी, और प्रोटीन की जो टाइप है वो बदलती जाएगी। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि ये जो तादाद और तरतीब है ये कहां से आती है? ये सारी तरतीब और तादाद एक खुफिया इंफॉर्मेशन है, एक खुफिया कोड है। ये कोड अल्लाह ताला ने डीएनए के अंदर रखा हुआ होता है। तो जो इंफॉर्मेशन डीएनए के ऊपर होती है, जो कोड डीएनए के ऊपर होता है, ठीक है, तो उसी कोड के मुताबिक आगे प्रोटीन बनती है। अगर आपको थोड़ा सा मैं वो रिपीट करूं, तो जो डीएनए के ऊपर कोड होता है, न्यूक्लियोटाइड्स की सीक्वेंस की फॉर्म में, उस कोड को आरएनए में कॉपी किया जाता है, और आरएनए के ऊपर वो जब कोड लिखा हुआ है, राइबोसोम इस कोड को पढ़कर प्रोटीन तैयार करते हैं। सो दिस इज द प्रोटीन। एक्चुअली ये कोड, ये प्रोटीन तैयार किसने किया? राइबोसोम ने। लेकिन राइबोसोम ये प्रोटीन तैयार करने के लिए कितने अमीनो एसिड और किस तरतीब से अमीनो एसिड को जोड़ता है, ये सारी इंफॉर्मेशन कहाँ पे अल्लाह ताला ने लिखी हुई है
डीएनए के ऊपर लिखी हुई है, जीन्स के अंदर ये सारी इंफॉर्मेशन लिखी हुई है। तो जब आप अमीनो एसिड की तादाद या सीक्वेंस को तब्दील करते हैं, नंबर को चेंज करते हैं, जिस तरह यहाँ पे जेंडर चेंज हो गया, ऐसे प्रोटीन भी चेंज हो जाती है। इवन एक न्यूक्लियोटाइड में भी अगर तब्दीली आती है ना डीएनए के अंदर, तो उसके नतीजे में एक अमीनो एसिड में तब्दीली आने की वजह से प्रोटीन काम करना छोड़ देती है। काम करना, उसकी मिसाल आपने पढ़ी हीमोग्लोबिन की। हीमोग्लोबिन में आपको पता है बीटा चेन क्या, एक अमीनो एसिड चेंज होने की वजह से, जिसको चैप्टर 20 में एक्सप्लेन करेंगे, हीमोग्लोबिन काम नहीं करती, सिकल सेल हो जाता है। ओके, तो ये बातें तो आपको मैंने बता दी कि किस तरह 20 ही अमीनो एसिड हैं और उनका नंबर और उनका सीक्वेंस तब्दील करने से प्रोटीन चेंज हो जाती है। और मैंने मिसाल किस चीज की दी, नेम्स की। आपको पता है इंग्लिश के नेम्स कितने हैं? सपोज कर ले इस दुनिया में इंग्लिश के 1 करोड़ नाम है। 1 करोड़ नाम है पूरी दुनिया में जो लोग रहते हैं, इंग्लिश में जिन्होंने अपने नाम रखे हैं, 1 करोड़ नाम है। क्या आपको पता है वो सारे के सारे नाम उन्हीं 26 अल्फाबेट से मिलकर बनते हैं? क्या मैं ठीक कह रहा हूं? अल्फाबेट 26 ही होते हैं इंग्लिश के। भूल गए ना, बचपन में पढ़ा था केजी नर्सरी में। क्यों भाई बच्चों, अल्फाबेट्स कितने होते हैं? 1 करोड़ अगर नाम है इंग्लिश के, सपोज कर लें, तो सारे के सारे बने किस चीज से हैं? 26 अल्फाबेट से। जब अल्फाबेट्स का आप इंतखाब करते हैं, उनका सीक्वेंस बदल देते हैं, तादाद बदल देते हैं, नाम बदल जाता है। सीक्वेंस बदलें, तादाद बदलें और नाम बदल जाएगा। इसी तरह अमीनो एसिड्स के नंबर को बदलें, तरतीब को बदलें, प्रोटीन बदल जाएगी। 26 ही होता है ना बच्चों, ये कंफर्म कर दें, 26 ही होता है ना। तो इन्हीं 26 से मिलकर करोड़ नाम बन सकते हैं कि नहीं? इसी तरह 20 अमीनो एसिड्स को मुख्तलिफ तादाद में, और हाँ, एक प्रोटीन में अमीनो एसिड रिपीट भी हो सकता है। जिस तरह यहाँ पे ए 2 मरतबा आया, तो प्रोटीन के अंदर हो सकता है एक अमीनो एसिड 20,000 मरतबा आ जाए। एक अमीनो एसिड जो है हो सकता है 500 मरतबा आ जाए, 100 मरतबा। तो रिपीट होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो 26 अल्फाबेट से मिलकर अगर करोड़ नाम बन सकते हैं, तो 20 अमीनो एसिड से 10,000 प्रोटीन भी बन सकती हैं। अभी जो प्रोटीन का फाइनल स्ट्रक्चर होता है ना, फाइनल स्ट्रक्चर, उसके अंदर एक और चीज इन्वॉल्व होती है, दैट इज फोल्डिंग। फोल्डिंग, उस फोल्डिंग को हम एक्सप्लेन करने के लिए 4 लेवल्स पर स्टडी करते हैं। फाइनल स्ट्रक्चर जो प्रोटीन का होता है, जिसको हम क्या कहेंगे, फोल्डिंग या ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोटीन। यानी प्रोटीन के अंदर अमीनो एसिड जुड़ गए, प्रॉपर सीक्वेंस के अंदर एक चेन तैयार हो गई। फॉर एग्जांपल ये एक चेन तैयार हो गई बहुत ज्यादा अमीनो एसिड की, ये एक बहुत लंबी चेन है। अब इस चेन ने फाइनल शेप के अंदर कन्वर्ट होना, फाइनल अपनी एक शेप हासिल करनी है आफ्टर दी फोल्डिंग। इस बेस पे फिर स्ट्रक्चर चार किस्म के बनेंगे। पहला स्ट्रक्चर बनेगा प्राइमरी। प्राइमरी स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है, प्रोटीन की चेन सीधी होती है, बिल्कुल सीधी। इसके अंदर 2 ही चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, प्रोटीन की चेन के अंदर मौजूद अमीनो एसिड्स की तादाद और प्रोटीन की चेन के अंदर अमीनो एसिड का सीक्वेंस। ये आपका बन जाता है प्राइमरी स्ट्रक्चर विदाउट फोल्डिंग। इसमें कोई फोल्डिंग नहीं होती, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती, इसमें सीधी सीधी चेन होती है। और कुछ एमसीक्यूज आपकी बुक में लिखे हुए हैं कि जो इंसुलिन है उसका सबसे पहला स्ट्रक्चर जो है वो एफ सेंगर ने मालूम किया था कि इंसुलिन के अंदर 51 अमीनो एसिड्स होते हैं, अल्फा चेन के अंदर 21 अमीनो एसिड और बीटा चेन के अंदर 31। तो उसको मैं ड्रॉ करके आपको समझा देता हूँ। ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 8, सपोज कर लें ये 21 अमीनो एसिड्स हैं, 21 अमीनो एसिड्स हैं और ये अल्फा चेन के अंदर है। बीटा चेन इससे थोड़ी सी बड़ी होगी,
ठीक है, ये मैंने डॉक्टरों वाली राइटिंग के अंदर चेन ड्रॉ कर दी है, बल्कि इसको थोड़ा सही कर लेते हैं हमें, फिर आप कहेंगे ये क्या हो गया। दूसरी चेन ड्रॉ की मैंने, ये इस चेन के अंदर 30 अमीनो एसिड्स हैं, तो टोटल मिला के ये इंसुलिन का स्ट्रक्चर बन रहा है। टोटल मिला के इसमें अमीनो एसिड आ जाएंगे एमसीक्यूज के अंदर, आपने याद रखना 51। अब ये दोनों चेन्स आपस में जुड़ी होती हैं डाइसल्फाइड ब्रिज या डाइसल्फाइड बॉन्ड के जरिए, ये बनाना सीख लें। डाइसल्फाइड बॉन्ड कैसे बनता है बच्चों, दो सल्फर एटम उस बॉन्ड में इन्वॉल्व होते हैं। ये देखिए, ये डाइसल्फाइड बॉन्ड है, डाइसल्फाइड बॉन्ड बना ले तो ये इंसुलिन का स्ट्रक्चर आपके पास तैयार हो गया। ये प्राइमरी स्ट्रक्चर है जिसमें कोई फोल्डिंग शोल्डिंग नहीं है, कोई फोल्डिंग, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, लीनियर चेन्स है। सिर्फ आपने दो चीजें जो है वो चेक की हैं। एक ये कि तादाद कितनी है, 21 पहली चेन में, 30 दूसरी चेन में, और ये अमीनो एसिड के कौन कौन से हैं, इनका सीक्वेंस क्या है। बस ये दो बातें बताते हैं तो आपका प्राइमरी स्ट्रक्चर तैयार है। ठीक है, हाँ, बैटरी ऐसा तो बैटरी लो तो नहीं है, जरा चेक कर लें इस बैटरी लो। और लें जी, प्राइमरी स्ट्रक्चर क्लियर हो गया। प्राइमरी स्ट्रक्चर में मैंने दो बातें आपको बताई। हम प्राइमरी स्ट्रक्चर में किसी फोल्डिंग को नहीं जिक्र करते, जस्ट नंबर बताते हैं और क्या बताते हैं, साथ में सीक्वेंस बताते हैं। सेकेंडरी स्ट्रक्चर कब अटेन करती है कोई प्रोटीन, वो समझ लें। सेकेंडरी स्ट्रक्चर अटेन करने के लिए प्रोटीन क्या करती है, प्रोटीन फोल्ड होती है। फोल्ड कैसे होती है जी, ध्यान से आप देखें, मैं प्रोटीन की फोल्डिंग थोड़ी सी आपको समझाता हूँ। प्रोटीन की जो चेन होती है ना, जो अमीनो एसिड से मिलकर बनती है, वो इस तरह से फोल्ड होना स्टार्ट हो जाती है। जब भी इस तरह से कॉइलिंग करती है या फोल्डिंग करती है तो ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर के अंदर आ जाती है, टर्न खाती है। इसके अंदर दो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं बच्चों, एक है अल्फा हेलिक्स, एक है जी अल्फा, ये जो मैंने आपके सामने ड्रॉ किया ये अल्फा हेलिक्स है। अल्फा हेलिक्स है जिसमें कॉइलिंग होती है, कॉइलिंग। अल्फा हेलिक्स का अगर आपके सामने एमसीक्यूज आए तो आपने बताया ना, अल्फा हेलिक्स के अंदर अमीनो एसिड्स की चेन कॉइल करती है, कॉइल। अब इसकी दूसरी एग्जांपल जो है ना, वो बीटा प्लेटेड शीट भी है, वो भी आप बनाना सीख लें। बीटा प्लेटेड शीट में कॉइलिंग नहीं होती, बल्कि बीटा प्लेटेड शीट के अंदर फोल्डिंग बैक होती है। फोल्डिंग बैक का मतलब क्या है, अगर आपके सामने एक चेन है प्रोटीन की, तो ये फोल्डिंग बैक कैसे होगी, ध्यान से देखें। ये फोल्डिंग बैक है, ये एक प्रोटीन है की चेन है, ये वापस इसके पीछे फोल्ड होगी, फिर से बैक 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 होगी, और ये दोनों भी आपस में एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाएंगी ताकि ये फोल्डिंग खुल ना जाए। अच्छा, जो फोल्डिंग बैक है इसको हम एक शीट का नाम देते हैं, और इस शीट का नाम क्या है, बीटा प्लेटेड शीट। फोल्डिंग बैक, जिस तरह चादर नहीं फोल्ड करते, इस तरह से फोल्डिंग होती है। तो ये समझ लें, जब तक चेन सीधी थी तब तक प्राइमरी स्ट्रक्चर था, जब उसने अपनी फोल्डिंग या कॉइलिंग स्टार्ट कर दी तब वो क्या बन गया, सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्यों बनता है, क्वेश्चन है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्यों बनता है। तो याद रखें, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। हर प्रोटीन अपना फोल्डेड स्ट्रक्चर या कॉइल्ड स्ट्रक्चर प्रॉपर फंक्शन के लिए अटेन करती है। जब तक वो सीधी होती है ना, वो फंक्शन नहीं कर पाती। वो फंक्शनल प्रोटीन बनने के लिए क्या हो जाती है, फोल्ड या अपने आप को कॉइल कर लेती है। तो ये बीटा प्लेटेड शीट और अल्फा हेलिक्स, दो एग्जांपल आपको मैंने दे दी सेकेंडरी स्ट्रक्चर की, आपकी बुक में बनी नहीं हुई थी, मैंने बना के भी दिखा दी। ये बीटा हेलिक्स की, बीटा प्लेटेड की, और जो इससे पहले मैंने आपके सामने कॉइल बनाई थी वो अल्फा हेलिक्स की चेन थी।
इसमें से कुछ अमीनो एसिड्स भी हैं, कुछ एमसीक्यूज भी हैं कि अल्फा हेलिक्स की चेन के हर टर्न में एवरी 3.6 अमीनो एसिड आते हैं। अब यहाँ पे आपने एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट याद रखनी है, बल्कि उसके लिए मैं दोबारा ड्रॉ करके देता हूँ आपको। अल्फा हेलिक्स दोबारा ड्रॉ करते हैं। ये बीटा प्लेटेड है, ये वाली क्या है, ये बीटा प्लेटेड है। अल्फा हेलिक्स जो है वो मैं दोबारा ड्रॉ कर आपके सामने करता हूँ। ये अल्फा हेलिक्स है, इस तरह से कॉइल करेगी चेन, ये कॉइलिंग करेगी। जब ये कॉइलिंग करेगी ना तो इनके दरमियान में हाइड्रोजन बॉन्ड्स होंगे। ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स होंगे ये इस कॉइल्ड स्ट्रक्चर को कॉइल्ड रखेंगे, खुलने नहीं देंगे, खुलने नहीं देंगे। इसकी मिसाल ऐसे है जैसे आप कोई चीज बना रहे हैं, आपने उस चीज को ना जोड़ दिया, आप उसको जोड़ कर गए हैं, पीछे से आपके छोटे भाई ने फिर खोल दी, आप फिर आए, आपने फिर जोड़ी, उसने फिर खोल दी। तो ये जो कॉइलिंग हो रही है ना ये ओपन भी हो सकती है, सो ओपन नहीं होनी चाहिए। कौन इसको मेंटेन करेगा? हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है जो कि कॉइलिंग को मेंटेन करता है, खुलने नहीं देता है, ये आपने याद रखना है। हाइड्रोजन बॉन्ड अल्फा हेलिक्स की कॉइलिंग को मेंटेन करेगा और बीटा प्लेटेड शीट के अंदर जो फोल्डिंग बैक है इसको भी ये खुलने नहीं देगा। स्क्रीनशॉट के लिए थोड़ा टाइम दिया करें, नहीं बेटे आप ये ड्रॉ किया करें, ड्रॉ करने से आपको चीजें समझ आएंगी, ओके? वरना फिर हमारा सारा स्केड्यूल खराब हो जाता है जो माइंड में बना होता है। सर क्या प्राइमरी प्रोटीन फंक्शनल होती है? नो, प्राइमरी प्रोटीन फंक्शनल नहीं होती। थोड़ा सा मैं अगर आपको पीछे लेके जाऊं लेक्चर्स में, अच्छा एक क्वेश्चन का जवाब दूं, क्या बीटा प्लेट में हाइड्रोजन बॉन्ड? जी बिल्कुल है, उसमें भी फोल्डिंग को मेंटेन हाइड्रोजन बॉन्ड ने करना है। अच्छा एक चीज याद रखें, प्रोटीन आपको पता है ना कौन कौन बनाता है? प्रोटीन राइबोसोम बनाता है। जो प्रोटीन नई नई राइबोसोम से निकलती है, मैंने आपको सेल बायोलॉजी में पढ़ा दिया था कि वो प्रोटीन काम नहीं करती। अभी उस प्रोटीन की पैकेजिंग, फोल्डिंग, प्रॉपर उसकी ऑर्गेनाइजेशन होनी होती है जाके। इसलिए याद रखें प्राइमरी प्रोटीन जो है ना उसमें सिर्फ नंबर और सीक्वेंस बताया जा रहा है, वो कोई स्ट्रक्चर नहीं है, वो सिर्फ एक इंफॉर्मेशन है प्रोटीन के बारे में। वो तो आप हीमोग्लोबिन की भी दे सकते हैं जो कि मैं भी आपको बताऊंगा। चलें जी, तो सबने बीटा प्लेटेड शीट की डायग्राम बना ली। इस चेन के अंदर क्या है? यहाँ अमीनो एसिड है, ये जो मैंने मार्कर से ड्रॉ किए सारे अमीनो एसिड है। ये चेन अमीनो एसिड की चेन है, अमीनो एसिड अमीनो एसिड अमीनो एसिड अमीनो एसिड अमीनो एसिड अमीनो एसिड, ये सारे अमीनो एसिड्स हैं। ओके, इतने अमीनो एसिड तो अब ड्रॉ नहीं ना हो सकते, तो उसको हमने इस तरह से लिख दिया। ये हो गया स्कैंडी स्ट्रक्चर। स्कैंडी स्ट्रक्चर के लिए तमाम बच्चे मुझे एमसीक्यूज का जवाब दें। कौन से बॉन्ड स्कैंडी स्ट्रक्चर को मेंटेन करते हैं? मैं लिख नहीं रहा। हाँ जी, विच टाइप ऑफ बॉन्ड्स मेंटेन द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन? विच टाइप ऑफ बॉन्ड मेंटेन द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन? जल्दी से इसका आंसर कर दे, वेरी गुड। अब नेक्स्ट चलते हैं। कुछ प्रोटीन्स सेकेंडरी स्ट्रक्चर में आने के बाद फंक्शनल हो जाती हैं, काम करना शुरू कर देती है, लेकिन कुछ प्रोटीन अभी भी काम करना शुरू नहीं करती। वो कहती है हमने और फोल्ड होना है, और फोल्ड होना है। तो जब वो मजीद फोल्डिंग करती हैं और अपने ही गिर्द फोल्डिंग स्टार्ट कर देती हैं तो उस स्ट्रक्चर को फिर हम टर्शियरी स्ट्रक्चर का नाम देते हैं। इस लाइन को अच्छी तरह नोट कर लें। ऐसी प्रोटीन जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में आने के बाद फंक्शनल हो गई है वो तो ठीक है, वो अपना काम करना शुरू कर दी, आरे लग गई है जी, वो आरे लग गई है। और जो प्रोटीन्स सेकेंडरी स्ट्रक्चर में आने के बाद भी काम नहीं कर पाती उनको फिर मजीद फोल्डिंग करनी पड़ती है, और उनकी जो मजीद फोल्डिंग होती है वो उनको टर्शियरी स्ट्रक्चर के अंदर ले जाती है। अच्छा, कुछ बच्चे आयोनिक और हाइड्रोजन सल्फाइड वगैरह का नाम ले रहे हैं। ये वाले बॉन्ड्स सेकेंडरी स्ट्रक्चर में नहीं होते, सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्ड्स मेंटेनेंस के लिए होता है, वो टर्शियरी स्ट्रक्चर में होता है, जो मैं भी आपको समझाने लगा हूँ। टर्शियरी स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? अगर कोई चेन, पॉलीपेप्टाइड की चेन अपने ही गिर्द फोल्ड हो जाए, फोल्डिंग अपॉन इटसेल्फ,
और उसके नतीजे में वो एक बॉल की शक्ल इख्तियार कर जाए, ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर इख्तियार कर जाए, तो उसको हम टर्शियरी स्ट्रक्चर का नाम देंगे। एक स्ट्रक्चर, एक डेमो आपके सामने मैं पेश करने जो है वो लगा हूं। सपोज करें बच्चों ये एक चेन है प्रोटीन की, सबको नजर आ रही है, एक चेन है प्रोटीन की। अब इस प्रोटीन की जो चेन है, ये अब प्रोटीन की चेन सेकेंडरी स्ट्रक्चर कैसे बनाएगी, चेक करें। मैं इसको फोल्ड कर रहा हूं, कॉइलिंग कर रहा हूं, ठीक है जी। ये मैंने इसको कॉइल कर दिया, ध्यान से देखें, ये आपको क्लियर नजर आ रहा है, इसमें कॉइलिंग है, बहुत ज्यादा कॉइलिंग है। ये कॉइल्ड स्ट्रक्चर क्या है, ये सेकेंडरी है। अब ये वापस भी तो खुल गया देखें, इसलिए यहाँ पे बीच में रैंडम हाइड्रोजन बॉन्ड्स पड़े होते हैं जो इसको इसी तरह करके रखेंगे। अब मैं आपको इसका टर्शरी बना के दिखाता हूँ। टर्शरी जब ये बनेगा तो ये इस तरह से टर्शरी स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है। ये बन गया आपका। अब ये जो बॉल बनी है ना, ये बॉल है, दिस बॉल इज ग्लोब। ग्लोब गोल चीज को बोलते हैं ना, और इस स्ट्रक्चर को ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर का नाम देंगे। देखें ये ग्लोब है कि नहीं, ग्लोब्यूलर है ना। हाँ, मुकम्मल गोल नहीं है, हो सकता है ओवल टाइप हो, लेकिन ये है कि बॉल एक बॉल सी बन गई है। बॉल हमेशा गोल नहीं होती, ठीक है, बॉल अंडे शक्ल की भी हो सकती है, बॉल कोई भी इस तरह की चीज को बोलेंगे। सो ये जो आपको मैंने चेन का हाल करके दिया है, जो इसने अपने ही गिर्द इस तरह से फोल्डिंग कर दी है, दिस इज द बॉल लाइक स्ट्रक्चर। और ये बॉल लाइक स्ट्रक्चर कौन सा होगा बच्चों, ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर। अब ये भी तो मजीद देखें खुल सकती है, खुल गई ना दोबारा, लेकिन खुलनी नहीं चाहिए, खुलनी नहीं चाहिए, ये ऐसे बॉल मेंटेन रहे। तो इस बॉल की मेंटेनेंस के लिए 3 तरह के बॉन्ड्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं, जिनके नाम आप सुन लें। हाइड्रोजन बॉन्ड्स, हाइड्रोजन बॉन्ड्स भी हैं इसमें, बिल्कुल। आयनिक बॉन्ड्स, डाइसल्फाइड जो मैंने आपको पहले ही समझा दिए थे, डाइसल्फाइड बॉन्ड्स। ये तीनों किस्म के बॉन्ड, क्योंकि बॉल बनाना मुश्किल था ना, देखो इतनी ज्यादा जो है ना ये फोल्डिंग हो गई है, तो उतने ही ज्यादा बॉन्ड्स फिर इसको बॉल की शक्ल में बरकरार रखेंगे। तो 3 तरह के बॉन्ड इस बॉल को मेंटेन रखेंगे, आयोनिक बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड और डाइसल्फाइड बॉन्ड। अच्छा, इनके अंदर ना फिर हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक का भी चक्कर होता है, वो मैं आपको समझाता हूँ, जिसका कल एमसीक्यूज भी आया था, लेकिन वो मैं एमसीक्यूज के बाद ही आपको समझाऊंगा, अभी नहीं समझाऊंगा। पहले आपका टेस्ट लेंगे, उसके बाद आपको समझाएंगे। इसका मतलब अब मैं आपको दोबारा से ये चीज क्लियर कर दूं, कुछ प्रोटीन तो इस कॉइल्ड स्ट्रक्चर में आगे फंक्शनल है, जो इस कॉइल्ड स्ट्रक्चर में आगे फंक्शनल हो गई उनका तो आपने सिरे से जिक्र खत्म कर दिया। कुछ इस प्रॉपर जो है इस तरह ग्लोब्यूलर की फॉर्म में आगे फंक्शनल हो जाती है। अब ये एक फंक्शनल प्रोटीन है, ये काम उसी वक्त करेगी जब ये इसी तरह बॉल की शक्ल में होगी। अगर ये बॉल की शक्ल में नहीं रहेगी तो ये काम नहीं करेगी, मगर अगर इसकी ये चेन खुल गई तो ये काम नहीं करेगी, फंक्शनल नहीं रहेगी। सो इसको फंक्शनल रखने के लिए 3 किस्म के बॉन्ड्स हैं जो इसको ऐसे बॉल की शक्ल में मेंटेन रखेंगे। अब जब ये बॉल बनती है तो मैं अब आपको बुक में कैसे बना के, बोर्ड पे कैसे बनाऊं, इस तरह ये बॉल बन गई, ये बॉल बन गई थी। इस तरह से बहुत ज्यादा फोल्डिंग हो जाती है। दिस इज द ग्लोब। आप भी अपनी बुक अपने रजिस्टर पे इसी तरह ड्रॉ कर लें। और जो कल एमसीक्यूज आया था, आज फिर से एमसीक्यूज आएगा। मैंने आज कहा था कि आज एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन मैंने दिया भी है, चलिए एडवांस बता दिया। जब ग्लोबुलर प्रोटीन सोल्यूशन में जाती है, पानी में, आपको पता है ना पानी हाइड्रोफिलिक होता है, तो एक्वस एनवायरनमेंट के अंदर सबसे ज्यादा टर्शियरी कन्फॉर्मेशन इस तरह से होती है कि वो अपने हाइड्रोफिलिक अमीनो एसिड्स को सरफेस पे ले आती है। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। सपोज ये पानी के अंदर पड़ी हुई है प्रोटीन, ये प्रोटीन कहां पड़ी हुई है, पानी के अंदर, ये सारा पानी है, ये कौन है जी, एक्वस एनवायरनमेंट है, सोल्यूशन है। अब इसमें आपको पता है ना अमीनो एसिड्स बहुत ज्यादा है, इस ग्लोबुलर प्रोटीन में बहुत ज्यादा अमीनो एसिड्स होंगे, तो ये अपनी फोल्डिंग इस किस्म, इस अंदाज से करेगी, इस चालाकी से प्रोटीन अपनी फोल्डिंग करेगी कि सरफेस के ऊपर इस जगह सरफेस के ऊपर जो अमीनो एसिड आएंगे, इस जगह वो हाइड्रोफिलिक आएंगे
और बॉल के अंदर छुपे हुए होंगे हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड। यानी बॉल बनते वक्त, जिस वक्त ये फोल्डिंग हो रही थी, ये एक्वस सोल्यूशन में अपनी फोल्डिंग पता कैसे करेंगे? ये हमारी मर्जी है, हम जब फोल्ड करें तो कौन सा हिस्सा बाहर आए, कौन सा हिस्सा अंदर आए, मर्जी है ना। जिस तरह एक बहुत लंबा पाइप है, पानी वाला पाइप, उसको आप फोल्ड करके इस तरह से गुंजल कर देते हैं, तो जो अमीनो एसिड हाइड्रोफोबिक है, जो पानी को अट्रैक्ट नहीं करते, वो उस बॉल के अंदर छुप जाएंगे, और जो अमीनो एसिड्स हाइड्रोफिलिक है वो सरफेस पर आ जाएंगे, उस बॉल के सरफेस पर आ जाएंगे। ये बात किसको समझ आ गई है? कमेंट में बता दें। एक्वस सोल्यूशन के अंदर हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड अपने आप को क्यों छुपा रहे हैं और हाइड्रोफिलिक किस तरह सरफेस पर आ रहे हैं, ये बात किसको समझ आ गई है? कमेंट करके मुझे बता दें ताकि आगे चलें जल्दी से। जल्दी से बता दें। अब ये जो आपको मैंने चीज बताई है, ये अमीनो एसिड्स अपने आप को छुपा रहे हैं क्योंकि बाहर पानी है। बाहर कौन है? पानी। हाइड्रोफोबिक तो पानी के करीब लगते भी नहीं है, और पानी में जहर लगता है। पंजाबी में कहते हैं ना, जहर लगता है मुझे तो जहर लगता है? तो जहर कैसे लगता है जी? वो उससे दूर भागते हैं, वो अपने आप को अंदर छुपा लेते हैं। मसलन अक्सर ऐसे होता है कि घर में कोई मेहमान आए ना, जब घर में मेहमान आते हैं तो ना घर में दो किस्म के लोग होते हैं। कुछ लोगों को ना मेहमान बड़े अच्छे लगते हैं, तो वो ना कमरों से निकल कर मेहमानों के पास आके बैठते हैं, उनसे मिलते भी हैं और उनसे बातचीत भी करते हैं। अब कुछ घर के ऐसे लोग होते हैं जिनको वो वाले मेहमान अच्छे नहीं लगते हैं, वो क्या करेंगे? वो अंदर जाके छुप जाएंगे। बच्चों की एग्जांपल ले लें, समझें कोई ऐसा मेहमान आया जो बच्चों को नहीं पसंद, तो बड़े बड़े जो होंगे ना, वो उन मेहमानों के पास मिलने के लिए आएंगे, और बच्चे क्या करेंगे? उनको मेहमान ही, उनको पता ये वाला मेहमान जो है, ये हमारा फलाना चाचा है, फलाना मामा है, ये बड़ा सख्त है, ये मारता है, बच्चे छुप जाएंगे उससे। क्यों भाई? क्लियर? बच्चे छुप जाएंगे ना, तो बच्चे छुप जाएंगे। इसी तरह अमीनो एसिड दो किस्म के हैं, हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक। जो हाइड्रोफिलिक है ना, उनको पानी पसंद है, वो बाहर सरफेस पर आ जाएंगे। बॉल बन गई थी ना प्रोटीन की क्या बनी हुई है? बॉल। तो वो अपने आप की चेन ऐसे सेट करेंगे कि वो सरफेस पर आ जाएंगे, पानी के पास। और जो हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड है, जिनको पानी नहीं पसंद है, वो अपने आप को बॉल के अंदर छुपा लेंगे। अब इन्होंने ऐसा क्यों किया? मीडियम की वजह से, जो कि एक्वस मीडियम था ना। आपको पता है ना, ग्लोबुलर प्रोटीन एक्वस मीडियम में सॉल्युबल होती हैं। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि वो किस तरह से सॉल्युबल हो जाती हैं। ग्लोबुलर प्रोटीन पानी में किस तरह से सॉल्युबल हो जाती हैं? वो अपनी सेटिंग इस तरह से कर लेती है। ये अगर आपको नेक्स्ट पेज पे लेके जाएं तो वहां पे जो है ये लिखा हुआ होगा कि ग्लोबल प्रोटीन सॉल्युबल है, तो वो इस तरह से अपने आप को सॉल्युबल कर लेती है। ठीक है, कि जब उनको पानी में हल किया जाए, जब वो एक्वस मीडियम में जाए, तो जो एक्वस को पसंद करती है वो बाहर आ जाएंगी, जो अमीनो एसिड एक्वस को पसंद नहीं करते वो अपने आप को अंदर छुपा लेंगे। ठीक है। अच्छा, ये खाला खुला की बात मैंने मजाक की थी। कोई भी हो सकता है रिश्तेदारियों में जो सख्त हो, तो बच्चे उसी से भागेंगे, चाहे वो मामा हो, चाहे वो चाचा हो, चाहे वो खाला, जो सख्त होगा बच्चे उससे भागेंगे। ये भी खत्म हुआ। अब चलते हैं जी क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर के ऊपर। क्वार्टरनरी ग्लोबुलर प्रोटीन्स में एक एमसीक्यू मैं आपको बता देता हूं। आंसर नहीं दूंगा, सिर्फ एमसीक्यू लिखूंगा और आपसे आंसर लूंगा बगैर ऑप्शन के। मोस्ट
important proteins which catalyze reactions have dash structure। हाँ जी, चलो लिख देते हैं ऑप्शन बी प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, डी ऑल। एमसीक्यू सॉल्व करें। इस एमसीक्यूज को सॉल्व कर लें। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स विच कैटालाइज रिएक्शंस हैव कौन सा स्ट्रक्चर? कौन सा स्ट्रक्चर है जी? ग्लोबुलर। भाई ग्लोबुलर की तो ऑप्शन ही नहीं है, ऑप्शन तो टर्शरी की है। ठीक है, ग्लोबुलर चूंकि टर्शरी होता है, वो एंजाइम्स की बात पूछी हुई है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोटीन जो कैटालाइज करते हैं एक्चुअली एंजाइम होते हैं, और एंजाइम का स्ट्रक्चर चूंकि ग्लोबुलर होता है और ग्लोबुलर बॉल जैसा होता है, और वो कौन सा होता है? टर्शरी स्ट्रक्चर होता है। अब हम नेक्स्ट स्ट्रक्चर पे चलते हैं इस एमसीक्यूज को सॉल्व करने के बाद। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर जो होता है ना बच्चों, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, इसमें क्या होता है? एक से ज्यादा चेन्स होती हैं। आपकी बुक का वर्ड ही लिख देते हैं ताकि आपको परेशानी ना हो। एग्रीगेशन ऑफ 2 और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन्स। एक से ज्यादा चेन्स जब आपस में मिलती हैं तो वो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बनाती हैं। एक से ज्यादा चेन्स कैसे मिलेंगी? हीमोग्लोबिन की एग्जांपल है यहाँ पे, जिसमें 4 चेन्स हैं, 2 अल्फा 2 बीटा। ये चेन बनी एक, इसका नाम है अल्फा चेन। एक ये चेन बनी, इसका नाम भी अल्फा चेन है। एक ये चेन बनी, इसका नाम है बीटा चेन। और एक ये चेन बनी, इसका नाम भी क्या है जी? बीटा चेन। सो 2 अल्फा 2 बीटा चेन जब मिली तो ये 4 टोटल चेन्स होगी। जब 2 से ज्यादा या 2 से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन मिलती है तो स्ट्रक्चर कौन सा होता है? क्वाटरनरी। ये मैंने किसका बनाया स्ट्रक्चर? हीमोग्लोबिन का। हीमोग्लोबिन का। अब हीमोग्लोबिन के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात सुन ले। अल्फा चेन्स के अंदर 141 अमाइनो एसिड होते हैं, दोनों अल्फा चेन्स के अंदर 141, दोनों बीटा चेन के अंदर 146। तो ये टोटल अमाइनो एसिड 574 बन जाते हैं, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। टोटल कितने हैं? हर अल्फा में कितने हैं, बीटा में कितने हैं? इस तरह से आपने ये एमसीक्यूज याद रखने हैं। अब एक और चीज याद रखें, हीमोग्लोबिन में एक हीम पार्ट होता है। यहां पे मैंने आपका जो है ना वो हीम पार्ट बनाया जानबूझकर। हीम पार्ट, ये जो हीम पार्ट होता है ना, जो चेन के अंदर पड़ा हुआ होता है, दिस इज द नॉन प्रोटीन पार्ट। ये अमाइनो एसिड से नहीं बना होता। अल्फा चेन अमाइनो एसिड की बनी हुई थी, बीटा चेन भी अमाइनो एसिड की है, ये बीटा भी अमाइनो एसिड की है, अल्फा भी अमाइनो एसिड की है। लेकिन इसके बीच में जो हीम पार्ट पड़ा हुआ है, ये तो क्लोरोफिल से मैच करता है, उसमें तो कोई अमाइनो एसिड नहीं है, उसमें तो बल्कि पायरोल रिंग्स हैं। पायरोल रिंग्स हैं, बीच में एक सेंट्रल एटम है जो यहाँ पे आयरन होगा। सो इट इज नॉन प्रोटीन पार्ट। हीम इज नॉट अ प्रोटीन पार्ट। ओके, ये नॉन प्रोटीन पार्ट हो गया हीम का। अब मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं। आपकी बुक में हीमोग्लोबिन में चारों स्ट्रक्चर्स बताए हुए हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। कैसे? जब आपने सिर्फ इतनी बात बताई कि कितने अमाइनो एसिड हैं और कौन कौन से अमाइनो एसिड हैं, तो वो हीमोग्लोबिन का प्राइमरी स्ट्रक्चर है। जब आपने ये बताया कि हर अल्फा चेन की क्वाइलिंग किस तरह से हुई, वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर आ गया। जब आपने मुझे ये बताया कि जनाब हर अल्फा चेन बॉल जैसी अपीयर हो जाती है, बॉल की तरह गुंजल बन जाता है, तो ये अब हीमोग्लोबिन का टर्शियरी स्ट्रक्चर है। जब आप चारों स्ट्रक्चर्स को मिला दे
तो ये बन जाएगा, चारों चेन्स को मिला दें तो क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर बन जाएगा। अब बुक में जो प्राइमरी स्ट्रक्चर के अंदर हीमोग्लोबिन की एग्जांपल दी हुई है, याद रखो उसमें सिर्फ इतना लिखा हुआ है कि हीमोग्लोबिन की अमीनो एसिड्स की तादाद कितनी है, सिर्फ तादाद। तो ये देखें, अच्छा हीम पार्ट किस चेन में होता है, सारी चेन, अल्फा में भी होता है, बीटा में भी होता है। कहां गया प्राइमरी स्ट्रक्चर? जब मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, मैंने उसमें कहा था हम नंबर के बारे में बताते हैं। सो अगर मैं हीमोग्लोबिन के अमीनो एसिड की तादाद के बारे में बताऊं तो आप कहेंगे कि आप मुझे हीमोग्लोबिन का प्राइमरी स्ट्रक्चर बता रहे हैं। ओके, तो वो उसके नंबर का जिक्र है। एक्चुअल में हीमोग्लोबिन में अगर आप पेज नंबर 29 पे जाएं तो आपको हीमोग्लोबिन का प्राइमरी, हीमोग्लोबिन की चेन में से सेकेंडरी, हीमोग्लोबिन की चेन में से टर्शरी, और हीमोग्लोबिन की जब चारों चेन्स मिला दी तो वो क्वार्टरनरी बन जाएगा। इसका मतलब आप एक प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर भी बता सकते हैं, उसी प्रोटीन का सेकेंडरी भी बता सकते हैं, अगर वो ग्लोबुलर है तो उसी का टर्शरी भी बता सकते हैं, उसी का टर्शरी भी बता सकते हैं। इसलिए ये थोड़ी सी चीजें इंपॉर्टेंट थी जो मैंने आपको समझा दी। अब मैं अगर आपको कहूं एंजाइम है, आप मुझे बताएं एंजाइम का नाम। मैंने कहा जी पेप्सिन। पेप्सिन का प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या होगा? आप पता क्या जवाब देंगे? प्राइमरी स्ट्रक्चर ये होगा कि पेप्सिन में इतने अमीनो एसिड हैं और वो इतने इस सीक्वेंस के साथ जुड़े हुए हैं। अच्छा, मैं आपको कहता हूं कि जनाब मुझे ये बताएं पेप्सिन का सेकेंडरी स्ट्रक्चर कैसा होगा, तो आप कहेंगे सेकेंडरी उसकी कॉइलिंग बतानी है, अल्फा हेलिक्स की शक्ल में होएगी या बीटा प्लेटेड की शक्ल में होएगी। अच्छा, अब मैं आपसे पूछता हूँ, अच्छा मुझे बताओ पेप्सिन का टर्शरी क्या है, फिर आप मुझे बताएंगे उसकी बॉल कैसे बनती है पूरी। तो उसके बाद अगर आप कहेंगे उससे आगे, तो इस तरह हर प्रोटीन का प्राइमरी, सेकेंडरी, और जो सेकेंडरी से आगे जाते हैं उनका टर्शरी भी होता है। और याद रखें क्या नाम है, जो क्वार्टरनरी तक जाते हैं उसमें चेन ज्यादा होती हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन्स की तादाद, चेन की, अमीनो एसिड की नहीं। सो प्राइमरी स्ट्रक्चर के अंदर अमीनो एसिड की तादाद है और क्वार्टरनरी के अंदर चेन्स की तादाद है। हीमोग्लोबिन में कितने हीम ग्रुप्स होते हैं? 4 हीम ग्रुप्स होते हैं जी, चारों चेन्स के अंदर एक एक। अब हम चलते हैं जी फाइब्रस और ग्लोबुलर प्रोटीन में डिफरेंस। अगर कोई प्रोटीन सेकेंडरी स्ट्रक्चर पर आकर ही फंक्शनल हो जाए तो वो धागों की शक्ल में अपीयर होती है, फिब्रिल्स की शक्ल में अपीयर होती है, उसको फाइब्रस प्रोटीन कहते हैं। अगर कोई प्रोटीन बॉल की तरह शेप में कन्वर्ट होने के बाद फंक्शनल होती है, उससे पहले फंक्शनल नहीं होती, तो वो ग्लोबुलर प्रोटीन होती है। फाइब्रस प्रोटीन के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट जो स्ट्रक्चर होता है सेकेंडरी तक जाता है, ग्लोबुलर प्रोटीन का स्ट्रक्चर टर्शरी तक जाता है, फाइब्रस का टर्शरी तक नहीं जाता, बॉल नहीं बनती, फाइब्रस में बॉल नहीं बनती है। ये बात आप लोगों ने भूलनी नहीं है ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। सेकेंडरी स्ट्रक्चर हो गया, उसके बाद फाइब्रस प्रोटीन पानी में हल नहीं होती है, पानी में हल नहीं होती, ग्लोबुलर प्रोटीन पानी में हल हो जाती है। कैसे हल होती मैंने बता दिया, हाइड्रोफिलिक अमीनो एसिड बाहर की तरफ आ जाते हैं। उसके अलावा फाइब्रस प्रोटीन स्ट्रक्चरल रोल प्ले करती हैं, स्ट्रक्चरल रोल प्ले करती हैं, और ग्लोबुलर प्रोटीन जो होती हैं आमतौर पर फंक्शनल रोल प्ले करती हैं, फंक्शनल रोल प्ले करती हैं। क्रिस्टलाइजेशन का भी आप लोगों ने डिफरेंस बताना है। फाइब्रस प्रोटीन जो है ये क्रिस्टलाइजेशन जो है वो नहीं करती, इनके क्रिस्टल नहीं बनते, सो दे आर नॉन क्रिस्टलाइन। डिफरेंस याद रखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। इनके आप क्रिस्टल बना सकते हैं कुछ कंडीशंस के अंदर। उसके अलावा फाइब्रस प्रोटीन के अंदर इलास्टिसिटी होती है, इलास्टिसिटी होती है, धागे है ना, धागों में इलास्टिसिटी होती है, इनके अंदर इलास्टिसिटी नहीं होती, नॉन इलास्टिक, नॉन इलास्टिक। ओके, क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर में कौन से बॉन्ड होते हैं? हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस, बुक में लिखा हुआ है हाइड्रोजन बॉन्ड और आयोनिक बॉन्ड, तो आप अपनी बुक में से देख के याद कर सकते हैं।
ये प्रॉपर डिफरेंसेस हो गए। ग्लोबुलर प्रोटीन चूंकि एक्वस मीडिया में काम कर रही होती हैं, पानी में काम करती हैं, तो उनके एनवायरनमेंट में अगर तब्दीली आती है तो वो डिसऑर्गेनाइज हो जाती है। अभी मैंने आपको बताया ना, ये बुक में लाइन लिखी हुई है कि ये हाइड्रोफिलिक अमीनो एसिड सरफेस पे ले आती हैं, हाइड्रोफोबिक अंदर बरी कर देती हैं। सो अगर जो है ना एक्वस मीडियम में प्रॉब्लम आती है तो वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन भी चेंज कर लेती है, वो बॉल भी तब्दील हो जाती है। स्ट्रक्चरल रोल और फंक्शनल रोल का मतलब क्या है, सुन ले। बालों के अंदर मौजूद बाल बना रही है ना, तो ये स्ट्रक्चरल है। कैराटिन आपकी बुक में लिखा हुआ है। मसल के अंदर मसल को बनाने वाली प्रोटीन मायोसिन एक्टिन, तो मसल का हिस्सा है वो। गोश्त के अंदर प्रोटीन है जो गोश्त बना रही है, एक्टिन मायोसिन फाइब्रस प्रोटीन है। एंजाइम बायोकेमिकल रिएक्शन को तेज कर रही है, काम कर रही है, एक्टिव है, एक्शन कर रही है, इसलिए फंक्शनल है। हार्मोन्स एक्शन कर रहे हैं, रेगुलेशन कर रहे हैं, फंक्शनल प्रोटीन है। एंटीबॉडीज एंटीजन से आपको बचा रही हैं, ठीक है। तो जो मोशन के अंदर हरकत कर रहा होता है ना, कभी उधर जा रही है, 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 तो वो ग्लोबुलर होती है। और जो अपनी जगह पे बैठे बैठे उस चीज को बना रही हैं, वो स्ट्रक्चरल रोल के अंदर आ जाती हैं। हीमोग्लोबिन अब एक जगह तो नहीं बैठी होती, कभी उधर जा रही है, कभी उधर जा रही है, ऑक्सीजन को लेकर कभी उधर जा रही है, इसलिए ये जो है फंक्शनल रोल में आएगी। सेकेंडरी में आयोनिक बॉन्ड नहीं है जी। एग्जाम्पल्स हो गई जी, एक्टिन मायोसिन केराटिन, ये सारी जो प्रोटीन है ना, ये टिन वाली मोस्टली ये फाइब्रस प्रोटीन्स में आएंगी। इनके ना धागे होते हैं, धागों की फॉर्म में होती हैं। हर अमीनो एसिड बॉन्ड बनता है या सिर्फ कुछ, कौन सा बॉन्ड भाई? पेप्टाइड बॉन्ड तो बनाएंगे ना चेन बनाने के लिए। आपकी बुक में ना, आपके यूएचएस के सिलेबस में इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर का टॉपिक भी है, मैंने सोचा आज उसको थोड़ा सा डिस्कस कर दें। इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर सारा कुछ नहीं है, उसके अंदर 3 हेडिंग्स हैं। पहली हेडिंग है जी सॉल्वेंट के तौर पर कैसे एक्ट करता है पानी, उसको हम देख लेते हैं। मेरा नहीं ख्याल ये आप लोगों को जो है वो प्रॉब्लम करेगा, बहुत आसान चीज है। सॉल्वेंट जो है ना, ये पोलर के लिए है, कुछ इंफॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ, भूलनी नहीं है। पोलर के लिए सॉल्वेंट होता है पानी, नॉन पोलर के लिए नहीं होता। पोलर में कुछ आयोनिक पोलर होते हैं जो कंप्लीट पोलर होते हैं तकरीबन, और कुछ नॉन आयोनिक पोलर होते हैं। नॉन आयोनिक का मतलब है कोवलेंट पोलर हो गए। अगर मैं आपके सामने एक पानी का गिलास रखूं, बीच में NaCl डाल दूं, तो NaCl में Na अलग हो जाएगा, Cl अलग हो जाएगा। ये आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। आयोनिक कंपाउंड पानी में जाके आयंस में डिसोसिएट हो जाते हैं। और नॉन आयोनिक जो होते हैं जैसे कोवलेंट, वो क्या होते हैं? मसलन HCl कोवलेंट है ना, HCl के H पे पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, तो ये वाले जो होंगे ना, ये डिस्पर्स हो जाते हैं, यानी ये आयंस में तो नहीं टूटेंगे। HCl पूरे पानी के अंदर डिस्पर्स हो जाएंगे, बिखर जाएंगे। और जो नॉन पोलर होते हैं, नॉन पोलर, वो पानी में डिसॉल्व नहीं होते, डू नॉट डिसॉल्व। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं बच्चों को बताता हूँ कि बच्चों, जो चीजें पानी में हल हो जाती हैं वो तो फायदा करती हैं, जो चीजें पानी में हल नहीं होती वो भी हमारा फायदा करती हैं। अगर हर चीज पानी में हल हो जाती, अल्लाह ने कोई नॉन पोलर चीज ना बनाई होती, तो क्या होता? सवाल है, जल्दी से जवाब दें। एंजाइम सेकेंडरी नहीं, एंजाइम टर्शरी है। मेरा क्वेश्चन सुन लें, अगर अल्लाह ने कोई चीज नॉन पोलर ना बनाई होती, जैसे लिपिड्स नॉन पोलर है ना, वो पानी में नहीं हल होते, अगर कोई भी चीज नॉन पोलर ना होती, लिपिड ही ना होते, तो बताएं क्या होता? क्वेश्चन छोड़ रहा हूं आपके लिए। ले जी, नेक्स्ट आपके यूएचएस के सिलेबस में स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है पानी की। हीट कैपेसिटी का मतलब आप लोगों ने समझ लिया होगा, पानी के अंदर हीट को अब्सॉर्ब करने की सलाहियत बहुत ज्यादा है, लेकिन उसका अपना टेम्परेचर ज्यादा इंक्रीज नहीं करता। और इसकी वैल्यू कितनी है? 1 कैलोरी। ये प्रॉपर मैं लिख के दे रहा हूं, बुक में नहीं प्रॉपर लिखी।
1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। मीन अगर 1 ग्राम पानी है ना, आप उसको हीट करते हैं, उसके अंदर 1 डिग्री टेम्परेचर इजाफा हुआ तो वो पूरी 1 कैलोरी हीट को अब्जॉर्ब करेगा। इतनी ज्यादा अब्जॉर्बेंस होती है पानी की। ओके, तो ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है पानी की। 1 कैलोरी, नोट कर लें, 1 कैलोरी पर 1 ग्राम पानी पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी 1 ग्राम पानी को हीट करते हैं, उसका 1 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए पूरी 1 कैलोरी एनर्जी देनी पड़ेगी। 1 ग्राम पानी इतना सा होता है, इतना सा ज्यादा ग्राम्स लेंगे तो देखें कितना पानी हीट को अब्सॉर्ब करेगा। सो ये मैंने आपको बात बताई। इसका फायदा ये है कि थर्मल स्टेबलाइजर के तौर पर एक्ट कर सकता है पानी। और आखिरी पॉइंट है, जब आप ज्यादा हीट करते हैं पानी को तो पानी उड़ना शुरू हो जाता है, उसके हाइड्रोजन बॉन्ड टूटना शुरू हो जाते हैं। उसको हम हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहते हैं, हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो जब पानी उड़ता है ना, तो याद रखें, जब भी पानी उड़ता है हीट को लेके उड़ता है। जब भी पानी एवापोरेट होता है वो हीट को अपने साथ लेकर उड़ता है। तो जो आप पानी को हीट दे रहे थे ना, पानी हीट को अब्सॉर्ब किया जा रहा था, वो इतनी हीट कहाँ जा रही थी? वो इतनी हीट वाटर के हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ने में यूज हो रही थी, जिनको तोड़ने के बाद वेपोराइजेशन स्टार्ट हो जाती है और 1 किलोग्राम पानी 574 किलो कैलोरी एनर्जी को लेकर उड़ जाता है। तो जब भी पानी उड़ता है हीट को लेकर उड़ता है, और उसकी वैल्यू ये याद रखिए। अब आपका टेस्ट स्टार्ट करते हैं। इसकी इंपॉर्टेंस भी बुक में लिखी है। ये कूलिंग इफेक्ट वगैरह जो है वो पैदा करता है। उसकी वजह सिंपल ये है कि जब भी पानी उड़ता है हीट को लेके उड़ता है। टेस्ट आप लोगों का स्टार्ट कर दिया गया, इसको सॉल्व कर लें जल्दी से, ठीक है। और कल हम इंशाल्लाह पूरे न्यूक्लिक एसिड्स के टॉपिक को कवर करेंगे। आपने पहले से न्यूक्लिक एसिड का जो टॉपिक है वो घर से पढ़कर आना है, उसमें डीएनए आरएनए दोनों शामिल होंगे।